बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी खोपड़ी बाबा का तीसरा और आखिरी हिस्सा। अगले दिन मौलाना कुंदन लाल मजिस्ट्रेट ने मुझे और बस्ती के तमाम गिरफ्तार होने वाले मर्दों को 3-3 साल कैद की सज़ा सुना दी। हम मजबूर बेबस क्या करते, हमें एक दूसरे से अलग मुशक्क़ती कैंपों में भेज दिया गया। मुझे जिस जेल में भेजा गया वो तीरखराम से बहुत दूर पहाड़ों में वाक़ थी। वहाँ मेरी बीवी का मुझसे मिलने आना मुहाल था। इसकी और अपने बेटे हरीश की याद मुझे हरदम बेचैन रखती। जाने वो किस हाल में होंगे, हरीश का क्या बना होगा। वो बहुत ज़ख्मी हो गया था, जाने बच सका या नहीं। इतने तवील अरसे से मुझे किसी भी ज़रिए से इनकी कोई ख़बर ना मिल सकी। फिर जब 3 साल पूरे हो गए और मुझे जेल से रिहाई नसीब हुई तो मैं सीधा तीरखराम जा पहुंचा। वहां मैंने अपने घर को बिल्कुल उजाड़ और वीरान, तकरीबन मलबे का ढेर बने पाया। मेरा दिल खदशात से भर गया। मेरी बीवी लच्छी कहाँ गई और हरीश, मैं पागलों की तरह उन्हें इधर उधर ढूंढने और पुकारने लगा। मेरी वापसी की खबर पाके बस्ती के लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझे जो कुछ बताया मुझे गोया पागल ही करके रख दिया। मेरा बेटा हरीश सर फटने से, खून ज़्यादा बह जाने से मर गया। मेरी गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के नौकर लच्छी को पकड़ के इसके पास ले गए। वो बेहद हसीन थी और शैतान जाने कब से इस पे नज़र गाड़े बैठा था। वो कई दिनों से इसकी आबरू रेजी करता रहा। फिर जब इसे इससे निजात मिली तो वो अपनी ये तजलील तौहीन बर्दाश्त ना कर सकी और कुएं में छलांग लगा के मर गई। ये सदमे मैंने किस तरह झेले ये मैं ही जानता हूँ। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, इस मलाउन कुंदन लाल को भी कुछ ना कहा। मैंने अपना घर कुछ ठीक किया, मेहनत मजदूरी से गुजारा बसर शुरू कर दी। मेरा जहन अब कुंदन लाल से इंतकाम के तरीके सोचने लगा था। मैं उसे ऐसी मौत मारना चाहता था जो इबरतनाक साबित हो, जैसे लोग मुद्दतों याद रखें। फिर बिलाखिर मुझे एक तरीका सूझ ही गया। उस रात मैंने अंधेरे में कुंदन लाल के बंगले की बैरूनी दीवार फलांगी। शुक्र था कि उसने कुत्ते नहीं पाल रखे थे, लेकिन इसके चौकीदार मुलाजिम कुत्तों से कम नहीं थे, जो अब आधी रात गुजरने के बाद अपने क्वार्टरों में जा चुके थे। मैं मोहतात कदमों से चलता हुआ इस तरफ बढ़ गया जहां मैंने पहले ये मालूम कर लिया था कि इसकी बीवी बच्चे इस वक्त दूसरे शहर गए हुए थे और वो घर में मुलाजमों के साथ अकेला था। मैं दीवार के साथ साथ होता हुआ इसके कमरे की खिड़की तक आन पहुंचा, जो खुली हुई थी। अंदर कमरे में हल्की रोशनी वाला बल्ब रोशन था, जिससे रोशनी ने वो बिस्तर पे आड़ा तिरछा लेटा दिखाई दे रहा था। इसके बिस्तर के करीब मेज़ पर विलायती शराब की बोतलें और गिलास पड़े थे। शायद सोने से पहले इसने खूब शराब नोशी की थी। मैं खिड़की में चढ़ के कमरे में उतर गया। नीचे शायद कोई तपाई पड़ी थी। ये मेरा पाँव रपट गया और तपाई उलट गई। खासी बुलंद आवाज़ पैदा हुई। मैंने घबरा के कुंदन लाल की तरफ देखा। वो जूं का तू सो रहा था। मैं अपनी गठरी संभाले दबे पाँव चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ गया। इसका सर तकिए पे पातानी की तरफ ढलका हुआ था। मैंने उसे एहतियात से उठाते हुए तकिए के दरमियान रख दिया। इसके साथ ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे इसका सर और चेहरा बेहद सर्द महसूस हुआ। मैंने इसके माथे पे हाथ रखा। वो बर्फ़ की तरफ सफ़ेद हो रहा था। इसका चेहरा और हाथ बाजू भी यख हो रहे थे। मैंने इसकी नफ्स टटोली। वो साकिन थी, यानी वो मर चुका था। मुझे ये बात पहले से मालूम थी कि वो दिल का मरीज़ था। शायद इसे दिल का दौरा पड़ गया था और वो मर गया था। मैं वहाँ इसकी मौत का अफसोस करने नहीं, इसकी मौत बनकर आया था। लेकिन मुझसे पहले मौत अपना वार कर गई। अब मुझे अपना काम करना था। मैंने अपनी गठरी से तेज़ धार छुरा निकाला और इसकी गर्दन काटने लगा। उसे तकरीबन मरे शायद ज़्यादा देर गुजर चुकी थी, इसलिए खून ना निकला। इसका सर कट कर मैंने गठरी में लिपेटा।
छुरा भी साफ करके इसमें लिपेटा और गठरी संभाले घर की खिड़की के रास्ते बाहर निकल के बैरूनी दीवार फलांग कर बंगले से बाहर निकल आया। घर में मैंने सहन में एक घड़ा खोद रखा था। मैंने कुंदन लाल का कटा हुआ सर इस घड़ी में डालकर ऊपर कड़ाव में गरम दहकती रेत इसमें उलट दी और ऊपर से बंद करके इस पर ढेर सा मलबा और टूटी फूटी ईंटें रख दी। इसके बाद मैंने नहर पे जाके छुरी खून आलूद गठरी के कपड़े अपने लिबास से निजात हासिल की। वहाँ नहाया धोया, दूसरे कपड़े पहने और घर आ गया। इस वक्त सुबह हो चुकी थी। कुंदन लाल के बंगले में खामोशी थी। शायद अभी किसी को इसके कत्ल का इल्म नहीं था। मैं चारपाई पे लेट के आराम से सो रहा था। मुद्दत बाद मुझे पुरसुकून और आरामदाह नींद मैसर आई थी। मैंने बिलाखिर अपने बेटे और बीवी का इंतकाम ले ही लिया। फिर जब मैं सो के उठा तो बस्ती में हलचल मची हुई थी। कुंदन लाल की सरकटी लाश ने वहाँ शदीद खौफ हिरास फैला रखा था। इसके बंगले पे पुलिस की भारी नफरी पहुंची हुई थी। चंद पुलिस वाले बस्ती में पहुंचे हुए थे और सख्ती से पूछगछ में मसरूफ थे। उनके घरों की तलाशी ली जा रही थी। मुझसे भी पूछगछ हुई। मेरे टूटे फूटे घर की भी तलाशी ली गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आसपास के कसात और शहरों में भी पुलिस की दौड़ें लगती रहीं, जो ज़ाहिर बेसुदी साबित हुई। कुंदन लाल का कटा हुआ सर मेरे घर के सहन में रेतीले घड़े में दफन था। बस्ती में किसी को मुझ पे शक ना हो सका। मैं इत्मीनान से मेहनत मजदूरी में मसरूफ़ अपनी गुज़र बसर करता रहा। इस दौरान पुलिस 2-3 मरतबा और बस्ती वालों से पूछगछ करने आई और चली गई। उन्हें कहीं से भी कुंदन लाल के कातिल का पता न मालूम हो रहा था। इसका कटा हुआ सर मिल रहा था। अंग्रेज़ हुक्काम का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। उन्होंने तीरक राम पुलिस के आला अफसरान सब मुअत्तल कर दिए और उनकी जगह नए अफसरान तैनात किए, जिन्हें बस्ती के माशरती माशे जोग्राफिया मजहबी हालात का कुछ इल्म ना था। ये बात मेरे हक़ में बहुत बेहतर थी। मैंने अब ये किया कि दाढ़ी और सर के बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। काफ़ी रुपए पैसे मेरे पास था, इसलिए मैंने काम पे जाना छोड़ दिया और घर पर ही रहना शुरू कर दिया। फिर जब काफ़ी अरसा गुजर गया तो मैंने चुपचुपाते इस घड़े पे से मलबे का ढेर हटाया, रेत निकाली और इसमें से मलाउन कुंदन लाल का कटा हुआ सर बाहर निकाल लिया, जिसकी आंखें, चेहरे का गोश्त सब रेत चाट गई थी। बाल भी झड़ झड़ के सर गंजा हो चुका था। वो अब एक नाकाबिले शनाख्त सी खोपड़ी बन चुकी थी। मैंने इसे एक बांस के मुड़े हुए सिरे से मजबूती से बांधा, एक थैले में कुछ कपड़े डाले और रात होते ही छुपाते खोपड़ी वाला बांस कंधे से लटकाए थैले हाथ में लिए घर से बाहर निकल आया। मेरे सामने कोई मंजिल नहीं थी। मैं एक आवारागर्द, बेघर, बेठिकाना मुसाफिर की तरह जंगलों, वीरानों, साइलों, इलाकों में फिरने लगा। अरसा दराज गुजर चुका है। मेरे दिल में अपनी वफा, शौहर, रफ़ीक हयात और बच्चे की मौत का गम दिल में ताज़ा चला आ रहा है। बांस पे टिकी मलाउन कुंदन लाल की खोपड़ी मेरे लिए इस गम ने तस्कीन और खुशी का एहसास साबित होती है कि मैंने मलाउन कुंदन लाल से अपना इंतकाम ले लिया। इन बस्तियों के मासूम लोग मुझे साधु, संत, सन्यासी, भगवान का भगत और जाने क्या क्या समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बाबू, ये है इस बांस पर चढ़ी खोपड़ी की कहानी, जो दर हकीकत मेरे इंतकाम की कहानी है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।